पहाड़ों से घिरे हिमाचल के एक दूर दराज इलाके में सिवनी नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। गांव इतना अलग थलग था कि वहां पहुंचने के लिए किसी वाहन का सहारा नहीं लिया जा सकता था। गांव के सामने नदी के उस पार मुख्य सड़क साफ दिखाई देती थी। दिन में लोग बसों और ट्रकों को गुजरते देखते और रात में सड़क की रोशनियां तारों की तरह चमकती दिखाई देती। लेकिन जो सड़क आंखों से इतनी पास लगती थी, वहां पहुंचने के लिए गांव वालों को लगभग 20 किलोमीटर लंबी पगडंडी से पहाड़ उतरना पड़ता था। मॉनसून के दिनों में यह रास्ता भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड के कारण साक्षात मौत का रास्ता बन जाता था। वर्षों की परेशानी के बाद पंचायत ने नदी के ऊपर एक शानदार झूलता हुआ पुल यानी कि सस्पेंशन ब्रिज बनवाया। इस स्टील के पुल ने गांव की तकदीर ही बदल दी। अब स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बाजार महज कुछ मिनटों की दूरी पर थे, लेकिन हर बुजुर्ग एक बात जरूर कहता था, पुल चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, नदी से बड़ा नहीं हो सकता। नौजवान ये सुनकर मुस्कुरा देते। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी बात कितनी सच होने वाली थी। उन्हें लगता था कि अब वह जमाना चला गया जब नदी से डरना पड़ता था। उस साल पहाड़ों पर मॉनसून ऐसा बरसा कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगातार 5 दिनों से घने काले बादलों ने पहाड़ों को इस तरह घेरा था कि दिन में भी रात का भ्रम होता था। मूसलाधार बारिश से पहाड़ियों से गिरने वाले छोटे छोटे झरने हिंसक नालों में बदल चुके थे। नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसका साफ पानी अब मटमैला और फिर लगभग कत्थई रंग का हो गया था। रात के सन्नाटे में नदी की गर्जना ऐसे लगती थी मानो पहाड़ आपस में टकरा रहे हों। छठे दिन सुबह बारिश थोड़ी थमी, आसमान में बादल थोड़े छटे तो लोगों ने राहत की सांस ली। घरों में कैद लोग जरूरी कामों के लिए बाहर निकले। राज, जो गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षक था, अपनी फाइलें समेटकर शहर की ओर निकला। उसके साथ किसान रमेश था, जिसे मंडी से खाद लानी थी। सब्जी बेचने वाली सीता अपने 12 साल के बेटे चिंटू का हाथ पकड़े तेज कदमों से चल रही थी। कुल मिलाकर करीब 15 लोग उस झूलते हुए पुल पर सवार थे। हवा में गजब की ठंडक और सीलन थी। पहाड़ों के ऊपर जहां इंसानी आंखें देख नहीं पा रही थी, वहां बादल फट चुका था और लाखों टन पानी तबाही मचाने नीचे आ रहा था। पुल के ठीक बीच में पहुंचते ही राज को अपने जूतों के नीचे एक अजीब सी थरथराहट महसूस हुई। स्टील के तख्ते सामान्य से ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे थे। उसने पुल की मोटी लोहे की रस्सियों पर हाथ रखा। वे बुरी तरह कांप रही थी। उसने नीचे झांका और उसका गला सूख गया। नदी का पानी पुल के फर्श से महज कुछ फीट नीचे आ चुका था। पानी में बड़े बड़े देवदार के पेड़ और टनों भारी चट्टानें तिनके की तरह बहती चली आ रही थी। पानी का बेग इतना था कि वह खौफनाक सफेद झाग छोड़ रहा था। सब लोग भागो, जल्दी कदम बढ़ाओ, ऊपर पहाड़ी पर बादल फटा है, राज जोर से चिल्लाया। सीता ने चिंटू का हाथ कसकर भींचा। चिंटू, ओए चिंटू, हाथ मत छोड़ना मेरा, जल्दी पैर बढ़ा। चिंटू का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया था। तभी ऊपर घाटी की तरफ से एक भयंकर गड़गड़ाहट हुई। एक विशालकाय देवदार का पेड़ जड़ समेत उखड़कर सीधे नदी के तेज बहाव में आया और झूलते हुए पुल के मुख्य कंक्रीट पिलर से टकराया। कड़ाक टन, एक कान फोड़ देने वाली आवाज गूंजी। पुल की दाईं तरफ की एक सहायक सस्पेंशन केबल टूटकर हवा में लहराई। झटका इतना जबरदस्त था कि लोग फर्श पर गिर पड़े। पुल अचानक एक तरफ झुक गया। ओ माई, बचाओ! सीता चीखी और फर्श पर बैठकर चिंटू को अपने सीने से चिपका लिया। गांव की तरफ किनारे पर खड़े लोगों ने जब ये देखा तो पूरे गांव में शोर मच गया। दौड़ो ओए, पुल टूटने वाला है की आवाजें गूंज उठी।
देखते ही देखते सैकड़ों लोग नदी किनारे जमा हो गए, लेकिन उफनती नदी को पार करने का हौसला किसी में नहीं था। पुल पर फंसे लोग जान हथेली पर रखकर किनारे की तरफ रेंगने लगे, लेकिन तभी दूसरा झटका लगा। पुल को थामने वाली मेन केबल का एक हिस्सा इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाया और टूट गया। पूरे झूलते हुए पुल का मध्य भाग नीचे की ओर झूल गया। आगे और पीछे के हिस्से तो पिलर से बंधे थे, लेकिन बीच का हिस्सा अब हवा में एक विभत्स झूले की तरह लटक रहा था, जो नदी की लहरों को छूने ही वाला था। 8 लोग उसी ढलान वाले हिस्से में फंस गए। उनके पास पकड़ने के लिए सिर्फ साइड की लोहे की जाली बची थी। माँ, मेरा पैर दर्द हो रहा है, चिंटू रोने लगा। उसका दाहिना पैर पुल के मुड़े हुए लोहे के तख्ते के बीच फंस चुका था। सीता रोते हुए उसे निकालने की कोशिश करने लगी। कोई मदद करो भाई जी, मेरे बच्चे का पैर फंस गया है। पास ही बैठे वृद्ध दंपति हाथ जोड़कर आंखें बंद किए जय भोलेनाथ रक्षा करना बाबा का जाप कर रहे थे। तभी तेज हवा का एक झोंका आया और पुल के हिलने से किसान रमेश का हाथ फिसल गया। वह सीधे नीचे लटक गया। उसके दोनों हाथ पुल की जाली पर टिके थे और पूरा शरीर नीचे भूखे भेड़िए की तरह मुंह खोले नदी के ऊपर था। राज भाई, हाथ छूट रहा है मेरा, पकड़ो। रमेश की आंखें खौफ से फट रही थी। राज ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोहे की तीखी जाली पर पेट के बल रेंगना शुरू किया। जाली से उसके हाथ छिल गए, खून बहने लगा, पर वह नहीं रुका। उसने लपक कर रमेश की कलाई पकड़ी। रमेश, हिम्मत रखना, छोड़ना मत। 2 और मजदूर ने रेंगते हुए राज के पैर पकड़े और पूरी ताकत लगाकर रमेश को वापस ऊपर खींच लिया। पुल से लगातार आ रही थी चूं चर कचर की आवाज। लोहे के नट बोल्ट एक एक करके उखड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पुल आखिरी सांसें ले रहा हो। 2 घंटे बीत चुके थे। शाम के धुंधलके में बारिश फिर तेज हो गई। आसमानी बिजली जब कड़कती तो रोशनी में हवा में लटके उन 8 लोगों के डरे हुए चेहरे और नीचे काल बनकर बहती नदी साफ दिखाई देती। तभी पहाड़ियों के पीछे से सायरन की आवाज़ गूंजी। आपदा प्रबंधन की रेस्क्यू टीम आ चुकी थी। उनके साथ पहाड़ी रेस्क्यू कमांडर वीरेंद्र सिंह थे। कमांडर ने स्थिति देखी और उनके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। उन्होंने कहा, नदी का बहाव बहुत ज़्यादा है, नाव ले जाना खुदकुशी होगी। पुल पर कोई भी अतिरिक्त भार इसे तुरंत नीचे गिरा देगा। हमें दूर से ही रेस्क्यू करना होगा। कमांडर ने अपनी टीम की तरफ देखा और आदेश दिए, जल्दी करो, न्यूमेटिक थ्रो लाइन लॉन्चर तैयार करो। न्यूमेटिक थ्रो लाइन लॉन्चर एक आधुनिक गैस से चलने वाली बंदूक जैसी मशीन होती है। इसके अंदर कंप्रेस्ड एयर का भारी दबाव होता है। इसकी मदद से एक बेहद मजबूत पायलट रस्सी को मिसाइल की तरह फायर करके 300 से 400 फीट दूर बैठे किसी भी संकटग्रस्त इंसान तक सटीकता से पहुंचाया जा सकता है। कमांडर ने गन उठाई, निशाना साधा और ट्रिगर दबाया। एक तेज आवाज के साथ लॉन्चर से निकली लाल रंग की नायलॉन की रस्सी हवा को चीरती हुई सीधे राज के पास जाकर गिरी। राज भाई, मेरी आवाज सुनो, कमांडर ने मेगाफोन पर चिल्लाकर कहा। इस पतली रस्सी को खींचो। इसके पीछे एक मोटी मुख्य सुरक्षा रस्सी बंधी है। इसे पुल के किसी मजबूत लोहे के एंकर में बांधो। राज ने कांपते हाथों से रस्सी खींची। मुख्य रस्सी के आते ही रेस्क्यू टीम ने किनारे पर एक मजबूत ट्री एंकर बनाया और उस पर जिप लाइन और रेस्क्यू हार्नेस सेट कर दिया। बचाव कार्य शुरू हुआ। सबसे पहले उस वृद्ध महिला को हार्नेस यानी कि सुरक्षा बेल्ट पहनाकर रस्सी के सहारे हवा में तैरते हुए किनारे लाया गया। उसके बाद उनके पति को, फिर एक एक करके मजदूर निकले। हर रेस्क्यू में 10 से 15 मिनट लग रहे थे और नदी का पानी अब पुल के फर्श को छूने लगा था। अचानक कड़क की आवाज आई। एक और मुख्य तार टूट गया। पुल अब नदी के पानी में आधा डूब चुका था। जल्दी करो लड़कों, वक्त नहीं है, कमांडर चिल्लाए। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, सीता, चिंटू और राज।
राज ने पहले चिंटू को हार्नेस पहनाया। चिंटू रो रहा था, अम्मा मैं अकेले नहीं जाऊंगा। सीता ने उसके आंसू पोंछे और कहा, डर मत चिंटू, अम्मा आ रही है तेरे पीछे। चिंटू को सुरक्षित खींच लिया गया। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। फिर सीता को भी सुरक्षित निकाल लिया गया। अब अकेले राज की बारी थी। वह जैसे ही खुद को हार्नेस में बांधने लगा, नदी में बहकर आया एक बहुत बड़ा चट्टानी टुकड़ा पुल के बचे हुए कंक्रीट के आधार से टकराया। धड़ाम! पुल का मुख्य ढांचा पूरी तरह चरमरा गया। झूलता हुआ पुल अब हवा में टूटकर नदी में समाने लगा। राज, छलांग लगाओ! किनारे से सैकड़ों लोग एक साथ चिल्लाए। राज ने रस्सी पकड़ी और हवा में छलांग लगा दी। उसी पल पूरा पुल एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ नदी के काले पानी में विलीन हो गया। राज अब केवल उस इकलौती सुरक्षा रस्सी के सहारे उफनती नदी के ठीक ऊपर हवा में लटक रहा था। लहरें उसके जूतों को छू रही थी। खींचो, पूरी ताकत लगाओ! कमांडर चिल्लाए। गांव के 50 नौजवानों ने रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर उस रस्सी को अपनी छाती का जोर लगाकर खींचना शुरू किया। 10 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर और एक आखिरी झटके के साथ राज सुरक्षित जमीन पर खींच लिया गया। राज ने जैसे ही पहाड़ी मिट्टी को छुआ, वह हाँफते हुए बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। चारों ओर कुछ पल सन्नाटा रहा, जिसके बाद जीत का ऐसा हुजूम उमड़ा कि बारिश का शोर भी फीका पड़ गया। सीता ने अपने बच्चे को गले लगा लिया। रमेश की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। नदी अब भी गरज रही थी। पुल अब वहां नहीं था, लेकिन गांव का हर इंसान सुरक्षित था। प्रकृति ने अपनी पूरी ताकत दिखाई थी, लेकिन पहाड़ी गांव के लोगों के हौसले और विज्ञान के तालमेल ने मौत को मात दे दी थी। गांव में उस जगह पर अब एक नया और ऊंचा कंक्रीट का पुल बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर आज भी हुक्का पीते हुए वहां से गुजरने वाले हर बच्चे को रोक कर कहते हैं, पुल से जब भी गुजरो तो जरा अदब से चलना बच्चों। इस खड्ड ने इस गांव की धड़कनों को एक टूटे हुए तार पर झूलते देखा है और इंसानों को मौत के मुंह से जिंदगी छीनते देखा है। इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, बड़े से बड़ा पुल या आधुनिक टेक्नोलॉजी बना ले, पर वह कुदरत से बड़ा कभी नहीं हो सकता। कहानी दिखाती है कि जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसानी घमंड धाराशायी हो जाता है। इसलिए हमेशा कुदरत का सम्मान करना चाहिए, उस पर जीत हासिल करने का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। तो श्रोताओं, ये तो थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और हर हफ्ते एक नई और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।